बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से रात की तारीकी में 26वीं आईनी तरमीम पास कराई गई है सेनेट और नेशनल असेंबली से 2/3 अक्सरियत के बाद, और बिलीव करें 2 दिन के अंदर ना सिर्फ ये इजलास मुकम्मल हो गए हैं, इन्होंने पास कर दी है तरामीम, बल्कि प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दी है। डॉक्टर फारूक हसनान, आप मुझे ये बताएं, आपकी क्या राय है, इतनी इमरजेंसी क्या पड़ी थी हुकूमत को? देखो, आपने जो बात की इमरजेंसी की, इसी हवाले से मैं बात करूंगा। आइन में तरमीम एक बहुत संजीदा मसला होता है, इसलिए कि आइन के ज़रिए बाकी सारे कवानीन बनते हैं और फिर हर शहरी की ज़िंदगी के ऊपर वो असरअंदाज होते हैं। इससे पहले अगर आप मिसाल लीजिए, जो 18वीं तरमीम थी, 18वीं तरमीम में इन्होंने कंसेंसस पैदा किया था तमाम 2019 में, और उसमें उन्होंने तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाया था और उसको 1 साल और बल्कि 1.25 साल उसको लगा था तरमीम का मसवदा तैयार होने में। फिर वो कहीं जाके वो हुई थी। इसी तरह बाकी तरमीमें जो इस किस्म की हैं कॉम्प्रिहेंसिव, वो इस तरह नहीं झटपट में नहीं होती, उनकी एक एक क्लॉज के ऊपर। लेकिन मैं बताऊं जी, सारा बात ही बेईमानी पे है। आप मसवदा देख लें, एक मसवदा तो था नहीं, लॉ मिनिस्टर से पूछते थे, वो कहता मैंने देखा ही नहीं हुआ। उसके ऊपर ये मसवदे तब्दील होते रहे और जो फाइनल मसवदा आया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। लेकिन जो इनके मेंबरान हैं, चूँकि ये जाली मेंबरान हैं, ये 47 की पैदावार हैं, ये हारे हुए हैं, असेंबली में इनको ला के बिठा दिया गया है, इसलिए किसी को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने हाथ खड़े किए, वोट दिए और ये जो अमेंडमेंट है ये पास हो गई। लेकिन आप मुझे ये बताएं, ये तो हमें पता है 47 वालों ने तो ऐसे ही बिहेव करना था, लेकिन जो कि पीटीआई के अरकान असेंबली हैं, सेनेटर्स थे, मौलाना फजल रहमान के, अख्तर मेंगल के सेनेटर्स जो थे, उनको भी जिस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट किया है, मैनेज करने की कोशिश किया है, पकड़ धक्कड़, पहले कभी किसी को उठा लिया और ये सारा कुछ, और अब पता चल रहा है कि वो उठाने का सारा एक ड्रामा सिर्फ बनाया गया था। बेसिकली 1-1 अरब रुपया इन्होंने दिया है इनको अपने साथ में लाने के लिए और इस कानून साजी के लिए। अच्छा, मैं पहले अरब से शुरू करूंगा। देखिए, अरब रुपया दिया, कितने करोड़ दिए, सवाल है ये पैसा आया कहाँ से है? किसी ने अपनी जेब से तो नहीं दिया ना, किसी ने कौमी खजाने से ये पैसा निकाला है। जो गरीब लोग जो टैक्स देते हैं, अब माचिस की खरीदें डिब्बी, उसके ऊपर भी टैक्स होता है, तो वो उनके ये पैसे हैं। और बाकी पाकिस्तान में जो अदारे हैं, ये बुरी उनकी हालत है, सेहत का हो, तालीम का हो, दूसरे मामलात हों, वहाँ पे ये पैसा लगना चाहिए। लेकिन इन्होंने मतलब सबसे बड़ी तो इसके ऊपर एतराज़ हमारा बनता है इस चीज़ के ऊपर। दूसरी बात है जो आपने देखी ना, इन्होंने एक्चुअली कैप्चर कर लिया, सारे सिस्टम को इन लोगों ने कैप्चर कर दिया। काम तो इनका है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, लेकिन इन्होंने आके माशरे में हर अदारे को, हर जो शोबा है उसको इन्होंने अपने बूटों के तले दबा दिया हुआ है और उसको वो तबाह कर रहे हैं। अब इनका रुख जो है जुडिशरी की तरफ गया, इसलिए कि जुडिशरी ने रजिस्ट करना शुरू किया था किसी हद तक। तो अब ये है कि उसको ख़त्म ही कर दो, उसको ख़त्म कर दो, अपनी मर्ज़ी के जज ले आओ ताकि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाओ। क्योंकि हर चीज़ जो है वो जुडिशरी के पास ही जाती है। अगर आपके पामाल हो रहे हैं इनसे हकूक़, आइन उसकी गारंटी देता है, तो जुडिशरी उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। ठीक है डॉक्टर फारूक हसनान, इसी से लिंक करती हुई ये बात आपसे मैं पूछ रही हूँ, सबसे ज्यादा खतरनाक और प्राइम जो हाईलाइट है इस 26वीं तरमीम की, वो है ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर बनाए गए हैं, जिनका काम है कि वो जुडिशरी को मैनेज करें या उनके ऊपर बना दिए गए हैं। आप मुझे बताएं कि अब किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि ये कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, नहीं देखें, सबसे ख़तरनाक बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का चीफ जस्टिस या हेड, जो भी पता नहीं क्या उसका नाम दिए, ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। वैसे तो ये कहते हैं कमेटी होगी और पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी होगी, 6 शायद नेशनल असेंबली के हैं, 4 सेनेट के हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो अल्टीमेटली तो प्राइम मिनिस्टर के नाम वो करेगा, तो और 3 का पैनल होगा। अगर तीसरा जो है नहीं, सीनियरिटी ख़त्म, अपनी मर्जी के जज लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है जो जुल्म इन्होंने किया है कि जो ये बेंच बनेंगे, यानी कौन से जज जो हैं वो मिलकर कौन सा केस सुनेंगे, वो भी वज़ीर आज़म तय करेगा। जुडिशल काउंसिल जो है वो भी, उसमें भी पार्लियामेंटेरियंस को कर दिया हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में देखिए, नट शेल में, ये तो निटी ग्रिटीज हैं, डिटेल्स हैं।
दूसरे लफ्ज़ों में इन्होंने ताबे कर दिया है बिल्कुल जुडिशरी को एग्जेक्टिव के। एग्जेक्टिव से यहाँ हमारी मुराद प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पीछे पीछे वाले हैं जो डोरे हिला रहे हैं। इन्होंने तहिया अगर कर लिया है कि हमने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देना है, नई जो नस्ल है उसका हमने कुछ नहीं छोड़ना, दुनिया कहाँ से कहाँ आगे निकल गई है, हमने पाकिस्तान को पीछे रखना है, तो फिर इसका एक ही हल है और वो हल ये है कि अवाम निकलें, अवाम निकल के अपना हक मांगें और अपना हक छीनें, क्योंकि अब ये किस्सा ख़त्म हो गया है। और जो इमरान खान है इनको उन्होंने जेल में डाला हुआ है। आज की ये खबर आई है कि वो भी टिल फर्दर ऑर्डर्स उन्होंने मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है। ये टॉर्चर है, ये इजाज़त नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन में भी इसकी इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान सिग्नेटरी है, पाकिस्तान ने सिग्नेचर्स किए हुए हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जितने भी शोबे हैं उन पे, तो ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, वायलेशन ऑफ लोकल लॉ है। अगर ये परवाह नहीं कर रहे, ये पकड़ में आएंगे और ये अवाम की पकड़ में आएंगे एक दिन, जिस तरह के दूसरे बेशुमार ममालिक हमारे साथ नहीं, उससे ईरान की आपके साथ मिसाल है, उसमें और बहुत से ममालिक की मिसाल है। जब अवाम बिफर गया जाए और उनको इस तरह बेइज्जत किया जाए और उनको कोने में लगाया जाए, तो फिर वो निकल कर कुछ नहीं देखते। अच्छा डॉक्टर फारूक हसनैन, देखने वालों के लिए ये बताना बहुत जरूरी है, हम मौलाना फजल रहमान का किरदार इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में देख रहे थे और सब लोग ये कुछ समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने किस क्लॉज पे उनको एतराज था और उस क्लॉज का चेंज हो गई है अब क्या हुआ है? जी देखिए, बात यह कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत से ड्राफ्ट आए थे। जो पहला ड्राफ्ट आया था उसमें ये जो जुडिशरी के ऊपर कब्जा करना है, उसके अलावा भी इन्होंने एक क्लॉज ये भी रख दिया था कि अगर किसी के ऊपर कोई भी चार्ज लग जाए कि ये गद्दारी का या टेररिज्म का, तो फिर कोई अदालत भी उसकी अपील या उसका वो नहीं सुन सकती है। मतलब सिविलियन को आप कोर्ट्स के अंदर लेके जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट सिर्फ नहीं, इवन जो सिविलियन कोर्ट्स है वहां पे भी आप उस कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते ना, अदालत में आप जा ही नहीं सकते। बस आप पे चार्ज लग गया, आप गद्दार है तो आप गद्दार है। दूसरी बात जो आपने की है वो दूसरी बात ये है कि सिविलियन जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जा सकते हैं। इन दोनों पे मौलाना जो है वो डट के, और उन्होंने कहा कि ये तभी वो बार बार कह रहे थे कि ये मैंने सांप के दांत निकाल दिए, तो एक्चुअली ये दो थे। इनकी ये हाँ उन्होंने ख़त्म की, इसलिए ख़त्म नहीं किए कि इनको ख़त्म वो करना चाह रहे थे, इसलिए किए कि मौलाना के वोटों के बगैर तो ये पास ही नहीं हो सकती थी। तो मौलाना की ये कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने ये जो ख़तरनाक तो और भी थी जुडिशरी को काबू करने के अलावा भी इंसान मुझे और आपके गर्दन दबा के हमें हलाक करने का जो एक ब्लेटेंट मंसूबा था, वो मौलाना ने कहा कि मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। वो हिस्सा नहीं बनते तो वोट ही ना होने थे। अच्छा डॉक्टर फारूक साहब, मेरे ज़हन में कितना अहम सवाल आ रहा है और मैं बार बार अपने आप से ये पूछ रही हूँ, अपोजिशन का किरदार ये भी तो होता है कि जब कोई अमेंडमेंट पेश की जाए, कोई तरमीम पेश की जाए, तो उस पर सवाल उठाए, उस पर डिबेट करे या उस पर अपनी स्पीचेस करे और कहे कि जी हमें टाइम चाहिए और अमेंडमेंट को देखने के लिए या इसकी क्लॉजेस को मजीद स्क्रूटनाइज करने के लिए। ये रद्द अमल क्या ठीक है पीटीआई की तरफ से कि वो वहां पर आए ही नहीं इजलास में और उन्होंने वहां पर बात ही नहीं की, एंड दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस? इसकी बजाय आपको नहीं लगता उनको पार्लियामेंट में आना चाहिए था, सेनेट में भी आना चाहिए था, नेशनल असेंबली में भी अपना जो रजिस्टर कराना चाहिए था एहतजाज? देखिए, उन्होंने पहले कह दिया था, एक स्टैंड लिया था, उन्होंने ये स्टैंड लिया था कि हम इस 40 असेंबली को और सेनेट को हम लेजिटिमेसी नहीं देंगे, क्योंकि अगर अब उसका हिस्सा हम बन गए तो इसका मतलब है कि हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि एक लेजिटिमेट असेंबली। ये बोगस अब बाहर नहीं कोई भी बाहर नहीं हुआ। जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी उसमें बाकायदा पीटीआई ने हिस्सा लिया था उसमें, लेकिन वो उसका वो बने नहीं थे जो उसकी फाइंडिंग्स थी या उसकी एंड में रिकमेंडेशन के हिस्सा उन्होंने ज़रूर लिया था। और फिर बार बार देखिए ना, आप बार बार मौलाना के साथ गुफ्तगू हो रही थी, अब मौलाना और अपने मौलाना और नहीं पीटीआई की नहीं, इसके साथ तो नहीं हो रही थी ना, मौलाना के साथ। हाँ वो अलग बात है, पीटीआई की हो रही थी और वो अपने ड्राफ्ट जो है एक्सचेंज कर रहे थे और इसके ऊपर आ गए। लेकिन फिर पीटीआई ने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हम पूरे प्रोसेस का हिस्सा बने तो हम फिर लेजिटिमेसी। देखिए, होता ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक एक क्लॉज के ऊपर अलग वोटिंग होती है, वो तो उन्होंने कराई, लेकिन उसमें पीटीआई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ एक पॉलिसी स्पीच की
और उनके एक मेंबर ने उसमें सेनेट में और 2 ने नेशनल असेंबली में, जिसमें उन्होंने इसको रद्द किया इस सारे अमेंडमेंट को, और उन्होंने कहा हम इसका हिस्सा नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ आईनी मामलात उसके अंदर जाएंगे। आप और मैं जिस तरह भी कोई हमारे खिलाफ को मुकदमा होता है या हम किसी के खिलाफ को मुकदमा दायर करते हैं, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में नहीं जाना। आप इस मिसपरसेप्शन या परसेप्शन इसको कैसे क्लैरिफाई नहीं, करेंगे? देखिए ना, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तो मौजूद है, हाई कोर्ट, ठीक ये तो अलग इजाफी इन्होंने बेंच बनाया, ठीक है। और ये बेंच बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होंगे तो वो हर उसमें मामला जगह, कॉन्स्टिट्यूशनल ही हाँ हाँ मामला बिल्कुल, होता है। अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा नहीं इसका है। मतलब है जिसको इन्होंने मैनेज करना होगा, इसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल कह के मैनेज कर पाएंगे। जो इनको इफेक्ट नहीं करता होगा, उसको ये कह देंगे कि ये दूसरी देखिए, कोई आपके है। जो ह्यूमन राइट्स के और जो सियासी मामलात हैं, जो इंसानी हकूक के मामलात हैं, वो तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन टैक्स का मामला हाँ। है, इवन अगर किसी को उठा लिया जाता है, कोई गायब हो जाता है बंदा, उसका नहीं, किसी को वो हमसे भेजा नहीं रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो तो जब Constitutional। आपके सिविल मुकदमात होते हैं, जिसमें कंपनीज के झगड़े हैं या आपस में लोगों के जायदाद के हाँ। झगड़े हैं, लेकिन वो देखिए, वो तो चलता रहता है, वो बात नहीं है। बात जो है आपके इंसानी हकूक की, उसके लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा। ये मैनेज्ड बेंच है, Managed bench। मैनेज सुप्रीम कोर्ट है। इसमें ये जिस तरह मर्जी है अपने फैसले मर्जी से करोगे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इसको डिस्क्राइब करें, जो हुआ है वो ये है कि जुडिशरी को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब देखिए ना, अब हर मुल्क में, और डाइकॉटमी का जो प्रिंसिपल था, बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस का जो प्रिंसिपल था ठीक है। बिटवीन डिफरेंट जो अदारे हैं, एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो उन्होंने उसको, और आइन को इंटरप्रिटेशन अगर नहीं हो सकती और जुडिशरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप माशरे को और ना मुल्क को चला सकते। ठीक है, क्या आपको लगता है इसका सबसे पहला जो शिकार हैं वो बानी पीटीआई ही होंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी कस्टडी में रखा हुआ है और उनकी मुलाकातों पे पाबंदी है बड़े अरसे से, और बहुत सारी चीजें गर्दिश कर रही हैं कि जिस बुरे हालात में रखा हुआ है उसका भी कोई ना कोई आगे जाके कोई रिजल्ट लेकिन अब बुरे हालात में, उसको हम एक, मुझे समझ नहीं आती पीटीआई वाले ये लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करते। टॉर्चर है, ठीक है। अजियत है, और ये बैनुल अक़वामी कवानीन में इसको मना किया गया, पाकिस्तान के कवानीन में भी। तो ये जो टॉर्चर का लफ्ज़, इनको देखो ना, कई बार लफ्ज़ भी मैटर करते हैं, वो आप एक मीनिंग कन्वे करते हैं। अगर आप टॉर्चर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ कह रहे हैं 5 दिन के लिए बिजली बंद कर दी, उनको खाना नाकिस दिया जा रहा है, वर्जिश नहीं करने दी जा रही, उनको बंद किया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो फिर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर जरूरी नहीं होता कि फिजिकली किसी को मारो। आप अगर किसी की बिजली बंद कर देते हैं, इसका मतलब है कि जब सूरज गरूब होता है तो वो तो एक अंधेरे में चला गया ना, तो ये टॉर्चर नहीं है तो और क्या है? ये फिजिकल टॉर्चर भी है। आप नाकिस खाना देते हैं, वो बीमार हो गया तो फिजिकल टॉर्चर है। तो ये टॉर्चर हो रहा है, और ये टॉर्चर जो है, ये इसको हाईलाइट करना चाहिए, इसको बताना चाहिए, और बिल्कुल। लेकिन वो इसीलिए तो इनको तकलीफ़ है कि इमरान खान इनकी हर किस्म की बदमाशी, हर किस्म की ये जो जराइम पेशा माफियाज हैं, ऊपर से नीचे तक, इनकी वो बात नहीं मान रहा। इनके आगे वो खड़ा हो गया, और ये उसको अपने ताबे और नीचे लाना चाहते हैं, और इनको अब जुडिशरी एक मिल गई है, ताकि एक वो रास्ता रह गया था, शायद उससे रिलीफ मिल जाती, वो भी खत्म कर दिया। हाई कोर्ट के जजेस ने जब कहा था कि जी कैमरे हाँ, लगाते हैं, बिल्कुल, जो उसके बाद उन्होंने एक 6 जजेस ने खत लिखा था, और उसके बाद कुछ 1-2 हाई कोर्ट लाहौर वालों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी कुछ फैसले दिए थे। तो इससे ये घबरा गए कि ये तो पाकिस्तान एक सिविलाइज्ड मुल्क बनने जा रहा है, जो हमने नहीं बनने देना। अच्छा, अब एक और आखिरी सवाल, कोई भी ऐसी अमेंडमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से खिलाफ हो, उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको क्या लगता है कि इसको भी चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए, जो आइन होता है, वो आइन बनाने वाले किसी चीज़ को सामने रख के बनाते हैं, उनका कोई मकसद होता है, उनकी कोई इंटेंशन होती है, जो अंग्रेजी में कहते हैं। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, इवन पाकिस्तान का, इन्होंने फैसले दिए हुए हैं। इन्होंने फैसले ये दिए हुए हैं, चाहे आप आइनी तरमीम करें, 2/3 से छोड़ के आप 100% वोट डाल दें, अगर वो बेसिक्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक्स हैं,
उनसे बुनियादी उसूल। बुनियादी असूल उनसे अगर टकराव होता है तो वो नल एंड वॉइड है। बुनियादी उसूल क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, बुनियादी उसूल ये है अकाउंटेबिलिटी होगी, बुनियादी जुडिशरी उसूल ये है आजाद होगी। जुडिशरी आजाद होगी, बुनियादी उसूल ये है इंसानी हुकूक होंगे। ये बुनियादी उसूल कोई ऐसी अमेंडमेंट हाँ, जो इनको टच करती है वो वो मैं चैलेंजेबल वो है। मैं छोटी सी बात कर दूं। जी अब जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, वो एक कानून क्या ये बना सकती है कि कल आप जिनकी सब्ज रंग की कारें हैं उन सबको आप हलाक कर दें, या उनको उनको आप 6-6 लाख रुपए जुर्माना कर दें? नहीं। इसका मतलब है इसलिए कि वो आपके जो बेसिक्स हैं, जो उसके बेसिक खिलाफ राइट्स हैं, उससे वो टकराता है। बिल्कुल तो ठीक चाहे 100 के 100% मेंबर्स उसमें वोट डाल दें, ये तो है, 2/3 है ना, ठीक चाहे है, सारे डाल दें, ठीक है। लेकिन चूंकि वो टकराता है तो वो अदालतें जो हैं सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करा देगी। लेकिन सवाल ये है, देखिए मैं आखिर में छोटी सी बात है इंटरप्रिटेशन की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लेकिन आपने जब अपने ताबे और गुलाम जज वहां पे आप लगाएंगे पिक एंड चूज, वो तो फिर कहेंगे नहीं जी ठीक है, ये भी ठीक है, ये कानून ठीक है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो उन्होंने करनी है। ठीक है। आप अपील करेंगे, वही जजेस के पास जाएगा। इसलिए ये गंभीर मामला है, बड़ा खतरनाक मामला है। इसका एक हल है, इसका एक हल है कि लोग निकलें बाहर, लोग उठा के इस सिस्टम को लोगों को इतना बांध मारे। मारा है, इतना हम डराया है, मारते इतना ही हैं, खौफ पहले क्रिएट किया पहले है। भी दुनिया में ईरान में मारा था इन्होंने लोगों को, श्रीलंका में मारा था, इनको टेररिस्ट करार दे दिया था, बांग्लादेश में भी ऐसे बांग्लादेश हुआ में भी मारा था। वो बात नहीं हम मारने, जितना ये मारेंगे उतना इनके था। खिलाफ। Resentment बढ़ेगी। और एक ट्रिगर होता है, देखिए आपका ट्रिगर कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, अब ये जो स्कूल का वाकया हुआ था पंजाब कॉलेज पंजाब का, कॉलेज वो का। ट्रिगर ही था ना। ठीक है। तो इसी तरह का कोई ट्रिगर एक दो हो गए और फिर बात बढ़ गई और वो चलती गई, तो फिर इनके साथ टकराव होगा और ये कायम नहीं रह सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक उस्ताद। हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारी एकेडमिक कम्युनिटी के लिए भी ये बहुत एक डिटेल किस्म की बहस की है, और आज मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ इस बात से, और आपका जो लहजा है वो भी इस पे बहुत तशवीश का इजहार कर रहे हैं। लेट्स सी अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है।